तो मैं बात कर रहा था कि जीवन में प्रेम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रेम के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे थे। अमेरिका में एक साइंटिस्ट हुए, बहुत बड़े डॉक्टर थे, एमडी भी थे, पीएचडी भी थी, और पूरे दुनिया में उनका बहुत नाम था। उनका नाम है डेविड हॉकिंस। वह कहते हैं कि आपकी चेतना कैसी है उसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, और उसको कुछ नंबरिंग दिया जा सकता है, कुछ स्केल दिया जा सकता है। यानी आप दुख में हो तो स्केल के किस लेवल पे हो, और सुख में हो तो कितने लेवल पे हो। इस प्रकार से उन्होंने एक कॉन्शियसनेस की, आपके चेतना के लेवल की एक स्केल बनाई। थोड़ा उसके तरफ हम नजर डालते हैं। ओके, ये क्या आया, बंद कर लो। ओके, तो उन्होंने नाम दिया है मैप ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी आपके चेतना का नक्शा। किन्होंने डेवलप किया है? डेविड आर हॉकिंस, एमडी पीएचडी, साइकाट्रिस्ट पे पीएचडी भी किया, और पूरे दुनिया भर में उनको कितने ऑनररी डॉक्टरेट्स भी मिली। उन्होंने यह स्केल डेवलप किया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। उन्होंने आपके लेवल, आपका जो लेवल है, आपकी जो चेतना है, चेतना के लेवल के अलग अलग नाम दिए हैं उन्होंने। ओके, पहला वाला कॉलम देखिए, नेम ऑफ लेवल, यानी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम क्या है? पहला देखिए शेम, और नंबर है एनर्जेटिक लेवल है उनकी 20। यह लागरात्मिक स्केल है। हाँ, यानी शेम 20 है तो गिल्ट 30 है सपोज, तो उसके ऊपर वाला जाए 540 है तो इससे इतना गुना ही है, नहीं है। ये लागरात्मिक स्केल है, ये 20 है तो उसके कंपैरिजन में ये 5000 भी बोल सकते हैं। इट इज समथिंग ऑफ दैट काइंड, जस्ट ए स्केल, लेकिन ये लागरिथमिक स्केल है, जस्ट स्केल है ऐसा समझिए। तो आपका जीवन पहला जो शुरुआत होती है वह सर्वाइवल के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल। आप जीने चाहिए, तो जीने के लिए आप जीते हो, वही पर्पज है आपका, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब आप इस लेवल में रहते हैं, ना कि इस लेवल में रहते हैं। पहली सबसे लोएस्ट लेवल है शेम। आप ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए वो जीरो नहीं दिया उन्होंने, पीस दिया है। क्योंकि शेम भी हो तो भी ह्यूमन बीइंग हो, नहीं तो रहते ही नहीं। तो उन्होंने शेम दिया है 20, स्केल में 20 नंबर दिया है। दूसरा है गिल्ट, एपाथी, ग्रीफ, शोक करना, फियर यानी डर, डिजायर बहुत अच्छा, बहुत इच्छाएं रहे, एंगर, सबको पता है एंगर क्या है, और प्राइड, मैं, मेरा, थोड़ा गर्व होना उस प्रकार से। तो यह 175। सबसे नीचे उन्होंने स्केल दिया है शेम। हमारे समाज में यदि किसी ने गलती की तो वैसे तो वह पहले गिल्ट में आ ही जाता है, लेकिन समाज उनको ऐसा कहता है, ऐसी बातें उनको सुनाता है कि उसको शेमफुल लगे। शर्म नहीं आती? यह शब्द घर घर में सुना जाता है, आपके बच्चे भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, आपके पार्टनर भी सुनते हैं। शर्म नहीं आती? देखो मैं इतनी बोल रही हूँ, फिर भी ये हंस रहा है, कुछ परिणाम नहीं हो रहा, शेमफुल है ना। तो हम लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि तू शेमफुल बन जा, शेम आना चाहिए तुम्हें। यानी पहले ही उसके ऊपर गुस्सा है, हम उनको, वो सपोज ऑलरेडी फियर में होगा, 100 के स्केल में होगा, में होगा, ग्रीफ में होगा, या कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा 50 में होगा, या गिल्ट में होगा। हम बोल बोल कर उनको 20 के स्केल में सबसे नीचे पायदान में लाना चाहते हैं कि तुम शेमफुल बनो। और शेम सबसे खराब कॉन्शियसनेस है, सबसे खराब क्वालिटी है जीवन की। ये यहाँ दिखाता है। ये स्केल क्या है वो भी समझे। सपोज कोई शेमफुल है,
या कोई गिल्ट में, चलो एंगर का ले लेते हैं, एंगर है, एंग्री है, एनर्जेटिक लेवल उसकी कैसी रहेगी, 150 रहेगी, और वो प्रिडोमिनेंट इमोशनल स्टेट। इस स्केल के साथ, सपोज ये स्केल है, तो वो इमोशंस कैसे रहे वो इस टेबल में, इस कॉलम में बताया गया है। तो एंगर है तो इमोशन क्या रहेगा, हेट रहेगा, यानी जो एंग्री रहेगा वो जनरली हेट करता है दूसरे का, इसलिए एंगर करता है, isn't it? या जैसे हम शेमफुल रहे कोई, तो उसको बहुत ह्यूमिलिएशन होता है, यानी उनकी इमोशनल स्टेट क्या रहेगी, ह्यूमिलिएशन की रहेगी, लोग उसको ह्यूमिलिएट भी करेंगे। वो जैसे ही शेमफुल हो जाता है वो और ह्यूमिलिएशन में आ जाता है और नीचे लेवल में आ जाता है। ये क्या किए भाई, तो शेमफुल रहेंगे तो ह्यूमिलिएशन फील होगा। लाइफ में कैसा रहेगा, ये मिजरेबल रहेगा। ये कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, ये व्यू ऑफ लाइफ, जीवन को कैसा देखेगा, तो जीवन यह मिजरेबल है। या कोई गिल्ट में है, गिल्ट में है तो इमोशन क्या रहेगी उनकी, वो ब्लेम करेगा कोई दूसरे को, गिल्ट मैं हूं, मैं गिल्टी हूं, लेकिन ब्लेम दूसरे को करेगा, ऐसा उनका इमोशनल सेटअप रहेगा। और लाइफ के बारे में क्या रहेगा, जीवन इविल है, खराब है, ऐसा उनका रहेगा। और गॉड्स व्यू, परमात्मा के बारे में तो बस, ये शेमफुल वाला आदमी तो ऐसा लगेगा परमात्मा डिस्पाइजिंग है, ऐसा ही बोलेगा। एंगर वालों को लगेगा वेंजफुल है, बदला लेने वाला है। फियर वाला रहेगा, उनको लगेगा भगवान प्यूनिटिव है, ऐसे एक्शन ऐसा लेता है, पनिश करता है। और गिल्ट वाला लगेगा विंडिक्टिव है, मेरे ऊपर ही वह इस प्रकार से मुझे ही सिलेक्ट करके मुझे दुख दे रहा है, और इसलिए उनको वह विंडिक्टिव लगता है गॉड। तो यह काला। और प्रोसेस, उसमें क्या होता है, क्या फीलिंग आती है। शेम्पुल होगा तो लगेगा चलो इलिमिनेट ही हो जाए, मर ही जाए, नष्ट ही हो जाए। गिल्ड वालों को भी लगता है बस डिस्ट्रक्टिव, खुद भी का भी डिस्ट्रक्शन करे, दूसरे का भी डिस्ट्रक्शन करे। और एंगर वाला है तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगा, ही विल बी एग्रेसिव रहेगा। गुस्सा है तो हमें, आप लोगों को तो पता है, घर घर में है ऐसे कुछ एक दो व्यक्ति रहते ही है, या आजू बाजू में मिलते ही है। एंगर वाले लोग तो बस ऐसे एग्रेशन में रहते हैं, वो ही ठीक है, हमेशा एग्रेशन में रहेंगे। गॉड के बारे में उनका रहेगा बस बदला लेने वाला है, भगवान भगवान होता नहीं है, बदला लेने होगा, ऐसा आता है भगवान की जो बदला लेता है, पनिश करता है। तो इस करके यह लोग बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक, पहले तो ये वाला रेड बैंड है, यहाँ की यह कॉन्शियसनेस है, एनर्जी लेवल है बहुत कम है, 20 से 75 वाले, और यहाँ इस लेवल में है बहुत, एनलाइटनमेंट से बहुत ही नीचे है। ये स्केल है टोटल 20 से 1000 तक, और 1000 यानी एनलाइटनमेंट, 700 to 1000 दे आर एनलाइटन पर्सन। और शेम वाला इधर रहता है। मैं और कहता हूँ यह लॉगरिथमिक स्केल है, यह 20 है तो सपोज 1000 होता है कितना, 50 गुना है ना, तो सिर्फ 50 गुना ये नहीं है, 50,000 बोल सकते हो, तो लॉगरिथमिक स्केल है। ओके, सो धीरे धीरे इतना को ऊपर लेके जाना है। तो सबसे बेकार है शेम, किसी को शेमफुल मत को, शेमफुल वह बिहेव करे, ऐसा बिहेव आप भी न करें, ऐसी उनको आप भी कुछ ऐसे शब्द अपशब्द न कहे। फिर आगे ऊपर चल के फेयरफुल हो जाते हैं, फिर फियर के बाद आता है डिजायर, एंगर, फिर प्राइड, खुद को प्राइड फील करते हैं। तो ये एक यहाँ तक का हो गया, एंड इट इज कॉल्ड सर्वाइवल पैराडाइम। सर्वाइवल के लिए जरूरी है, इतना ये जरूरत नहीं है, लेकिन यह जरूरत है, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। शेमफुल किसी को करेंगे या सर्वाइव होने के लिए यह फील करता है खुद को, या गिल्ट खुद को करेंगे या दूसरों को आप करोगे। यह है ना, फियर वाला आदमी खुद भी फियर होता है, दूसरों को भी फियर करेगा, है ना। एंगर वाला आदमी खुद भी एंग्री होता है, दूसरे के साथ भी ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर करेगा कि वह भी एंग्री हो जाए। तो जीवन में
वह भी एंगर देगा, दूसरा भी उनके जीवन में एंगर लाएगा। तो इस प्रकार से यह पैराडाइम है। ओके, समझ गए? तो कॉलम्स तो आप समझ गए। उसके आगे चलते हैं, रीजनिंग एंड इंटीग्रिटी, यानी रीजनिंग ठीक ठाक है, यानी क्या कारण है इसके पीछे, इस प्रकार से इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, वह नेक्स्ट लेवल आ जाता है। तो जब आप करेजियस हो, करेजियस हो तो फियर तो नहीं, ये बहुत पीछे रह गया। जब आप करेजियस हो तो आप फेयरफुल नहीं रहेंगे, कभी कभी वह भी चेतना आ जाएगी, कभी करेजियस भी रहेंगे, दूसरे कुछ घटना में सामने भी आ जाएगी तो आप सीधे फियर में आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, तो हो जाता है। आगे न्यूट्रलिटी रहेगी, विलिंगनेस रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगा, रीजन रहेगा, तो ऐसे ऊपर ऊपर आप दे जाते हो। और पांचवें नंबर पर ये, जब आपकी स्केल और आगे ऊपर चलती है, आपका कॉन्शियसनेस लेवल और बढ़ जाता है, तो आप स्पिरिचुअल डायमेंशन में आ जाते हो, स्पिरिचुअल पैराडाइम आ जाता है। और वह शुरुआत होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है प्रेम से, लव से। और तब आपका इस स्केल में लेवल रहता है 500। जीवन जीना वैसा है कि 500 एंड अबव। एक ऐसे स्पिरिचुअल टीचर है, उनके प्रोग्राम का नाम ही है लव एंड अबव। तो आइदर लव या उसके अबव आपने जीना चाहिए। तो लव है तो 500, है तो 540, पीसफुल है आप तो 600, और एनलाइटनमेंट के भी कुछ उन्होंने लेवल्स बताए हैं। 100 टू 1000 है आपका कॉन्शियसनेस लेवल, तब आप एनलाइटन हो। और यह एनलाइटनमेंट, यह स्केल उन्होंने डेवलप किए डेविड हॉकिंस ने, करीब 2.5 लाख लोगों का अभ्यास करके। वह कैसा बिहेव करता है, वह कैसा शेमफुल है, गिल्टी है, फियरफुल है, एंगर में रहता है, ऐसे लोगों की पूरी पढ़ाई करके उन्होंने कुछ 20-25 साल लगाए, और तब यह स्केल उन्होंने डेवलप। तो रहना है हमें लव एंड अबाउ इस लेवल में, इसलिए ये लव का बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप एनलाइटनमेंट में हो तो आपका इमोशनल स्टेट क्या रहेगा? बिल्कुल कुछ फर्क नहीं पड़ता, बहुत इनेफेबल, यानी ऐसे रहोगे, अपने मस्ती में रहोगे, ब्लिस से भी ऊपर रहोगे, बस अपने आनंद में मगन, कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्यू ऑफ लाइफ है, जैसा ये पीस वाला परफेक्ट होना, क्या लाइफ इज परफेक्ट, जैसा ये रीजनिंग वाला बोलेगा लाइफ इज मीनिंगफुल, एक्सेप्टेंस वाला बोलेगा लाइफ इज हार्मोनियस, लेकिन एनलाइटन वाला बोलेगा लाइफ जस्ट इज, है जैसा है वह, कोई उसको नाम ही नहीं देगा, वो बस जैसा है वैसा उसको एक्सेप्टेंस है उस लाइफ के प्रति। और गॉड का भी, गॉड को क्या कहता है वह, जैसा लव वाला बोलेगा, क्या बोलेगा? गॉड इज लविंग, जीसस बोलते हैं गॉड इज लविंग। ओके, पीस वाला बोलेगा चलो ऑल बीइंग, यानी सब कुछ रहे, आनंद से रहे। चाय वाला बोलेगा गॉड इज वन। लेकिन एनलाइटन स्टेज में है तब बोलेगा सेल्फ, मैं हूँ गॉड हूँ। गॉड का व्यू क्या है? सेल्फ, सेल्फ यानी मैं ही गॉड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। तब वह घोषणा करता है, जब तब यह एनलाइटेंड होता है, जब उनकी कॉन्शियसनेस 700 से 1000 तक जाती है, तब वह डिक्लेयर करता है कि गॉड मैं ही गॉड हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। अब अपने आप अंदर से यह फीलिंग आ जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, लाइफ जस्ट है वैसा है, और प्योर कॉन्शियसनेस में रहता है, कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने यह स्केल बनाई है, और कुछ काम की तो होती है, क्योंकि यहाँ पता चलता है कि आपने शेमफुल रहे, गिल्ट में रहे, तो क्या फर्क पड़ता है, आप परमात्मा को क्या समझेंगे, लाइफ के बारे में आपका क्या व्यू रहेगा, आपके इमोशंस क्या रहेंगे, वह इसमें आपको पता चलता है इस स्केल में। तो पर्पस होना है, आपने लव एंड अबाउ रहना है। ओके, तो अभी लव के बारे में और थोड़ी बात करते हैं।
अभी ये लव की बात यहाँ आई है, हमने डिस्कस भी किया, और उसका हमारा कनेक्शन कहा जाता है थीटा हीलिंग में। थीटा हीलिंग में जब आप थीटा लेवल पे जाते हैं, तब हमारी पहली इंस्ट्रक्शन रहती है, क्या लाना है? परमात्मा का अनकंडीशनल लव हमारे अंदर आ जाए। पिलर्स, आप लाइट वाले लोग, उनको भी पता है, हम शुरू में हमारे हृदय में प्रेम भर लेते हैं या कोई ऐसी घटना याद करते हैं जिससे हमारे जीवन में खुशी आई, आनंद आया। मेरा तब यही प्रयास रहता है कि आपकी चेतना थोड़ी और ऊपर जाए और ऊपर जाए। हमेशा मैं वह बताता नहीं हूं, लेकिन पर्पज उसके पीछे यह रहता है। तो जब आपको हीलिंग करनी है, तब आप अनकंडीशनल लव से भर जाने चाहिए। जब आप अनकंडीशनल लव से भर जाते हो, आपकी चेतना का लेवल बढ़ जाता है, 500 एंड अबव चले जाते हो, तब आप हीलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एक हार्ट मैथ नाम की एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, वह साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है। उन्होंने खोज निकाला, जैसे आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे भी आपके हार्ट में भी न्यूरॉन होते हैं। कुछ सेल्स होते हैं और ज्यादा नहीं रहते हैं वो सेल्स, ओनली 40,000 बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं सेल्स। बहुत छोटा सा आपका एक छोटा सा दाना, राई का दाना ऐसा, या खसखस का दाना ऐसा, लेकिन वहां वो है। लेकिन यह 40,000 सेल्स वह इतने इफेक्टिव होते हैं कि पहले एक्चुअली आपके हृदय से ही ब्रेन को इंस्ट्रक्शन जाते हैं। अभी तक हम यह सोच रहे थे कि ब्रेन पूरे बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और हम करते हैं इस प्रकार से। नो, पहले यह हृदय, ये 40,000 सेल्स है छोटे से, वह ब्रेन को पहले इंटीमेट देते हैं, ऐसा करो। वह मेन कमांडिंग है। तो उनका प्रयास है आपका हार्ट और आपका ब्रेन, उनका कनेक्शन हो जाए, तो आप जीवन में भी बैलेंस हो सकते हो। तो इसलिए प्रेम का बहुत महत्व है, और हमें प्रेम मिला है। पहले प्रेम का अनुभव हमारा पहला है, वह है हमारे माँ से। आप कैसे भी हो, नाक से कुछ बह भी रहा हो, लेकिन माँ अपने साड़ी से पोंछ लेगी। बाकी किसी को साड़ी को हाथ भी नहीं लगाने देगी, लेकिन बच्चों के लिए सब माफ है। वह इतना प्रेम करती है। तो वह एक माँ है, और दूसरी है हमारी धरती माँ। धरती माँ भी हमें बहुत प्रेम करती है। हम जी ही रहे हैं उसकी वजह से। बचपन में दूध पीकर माँ का हम जिए थे, लेकिन अभी जी रहे हैं वह धरती माता की वजह से। अनाज खा रहे हैं, वह धरती माता से ही आता है। पानी पी रहे हैं, वह भी धरती माता से ही आता है। और हवा भी ले रहे, ऑक्सीजन भी ले रहे, वह भी धरती माता से ही, उसके ही एटमॉस्फेयर से आ रहा है। और कोई बीमार भी हो, दवा भी ले रहा है, तो वह दवा बनाने के लिए जो चीजें आती है, वह भी धरती माता से ही आई है। बताइए आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो धरती माता से नहीं आई है? लोग बोलेंगे मोबाइल। मोबाइल बनाने के लिए जो आपका ग्लास है, वह भी क्रिस्टल का कुछ बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है, क्वार्ट्ज से बना हुआ है, वह भी धरती माता से ही आया है। कोई काइल भी बनी होगी, कुछ मेटल भी बना होगा, वो भी धरती माता से ही आया है। सब कुछ धरती माता से ही आया है। और आप लोग अभी इस समय पृथ्वी पर हो तो कुछ पर्पस के लिए हो। धरती माता ने कभी काल किया था कि ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं, अब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़नी है। तब उन्होंने काल किया था लोगों को कि आइए, हम मेरे ऊपर आइए, यहाँ जन्म ले लीजिए, और हम हमारे पृथ्वी का यह जो कॉन्शियसनेस है उसको बढ़ाएंगे।
आपके पार्टिसिपेशन से वह बढ़ेगा। उन्होंने आपको कॉल किया था और आपने उस कॉल को यस कहा और इस समय इस टाइम स्केल में आपने जन्म लिया है। इस समय धरती माता के ऊपर जन्म लेना बहुत बड़ी बात है। जितनी सुविधाएं आध्यात्मिक प्रगति के लिए अभी है, उतनी सुविधाएं इसके पहले कभी नहीं थी। राम राज्य में भी नहीं थी, श्री कृष्ण के राज्य में भी नहीं थी। राम राज्य के समय भी कहीं ध्यान करना है तो हिमालय में जाकर आपको ध्यान करना पड़ता, और सब लोग वह कर भी नहीं सकते थे। आज आप घर बैठे जूम पर ध्यान कर सकते हो, किसी भी गुरु का कुछ भी सुन सकते हो। साइमल्टेनियसली एक ही व्यक्ति पूरे पृथ्वी को एड्रेस कर सकता है। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सब पूरी धरती यानी ग्लोबल विलेज जैसा हो गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट समय है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यह बहुत अच्छा है। और आप लोगों ने इस बार इस समय जन्म लिया यही कंसीडर करके कि आध्यात्मिक प्रगति तो हमारी भी होगी, हम करेंगे। साथ में हमारे धरती पर बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी अंधेरे में हैं, तो उनको भी हम दिया दिखाएंगे, उनके जीवन में भी प्रकाश लाएंगे। यह सोच समझकर आपने जन्म लिया था। जन्म के बाद आप भूल गए हैं, परमात्मा बार बार आपको याद दिलाने की कोशिश करता रहा। कभी आपने सुना, कभी नहीं सुना। जब नहीं सुना तो थोड़ा परमात्मा टफ हुआ, जीवन थोड़ा और टफ हुआ। फिर भी आपने नहीं सुने होंगे, फिर परमात्मा और टफ हुआ, आपका जीवन और टफ हुआ, आपका सबकॉन्शियस और टफ हुआ, और टफ चैलेंज आपके जीवन में आए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप आते हो। तब एक समय ऐसा आता है, बोलते भगवान अभी मुझसे नहीं होता, तुम्हारी शरण में आया हूं, जो कुछ करना है तुम ही करो। उनके हाथ में अपने डोरी दे देते हो, और जब वह आपके जीवन को संभालता है तो बहुत अच्छी तरह से वह आपको संभाल सकता है। पूरे सरेंडर के साथ आप करते हो तो आइदर पूरे तरह से सरेंडर हो जाओ, या जीवन अच्छा बनाने की जो टेक्निक्स है, जैसे थीटा हीलिंग जैसे टेक्निक्स है, या हम अमृत शक्ति द्वारा हीलिंग करते हैं, ऐसी चीजें वह सीख जाओ और अपने जीवन को भी अच्छा करना है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है। और एक बार आपकी चेतना और प्रगत हो गई, हाकिंग स्केल में 500 स्केल पर आ गई, तो आपके अंदर का दिया भी जलता है। आपके आजू बाजू में वैसे ही लोग आते हैं जिनको आपसे उपयोग हो, अच्छी तरह से उपयोग हो, उनकी भी आध्यात्मिक प्रगति हो। जैसे दिया बिना कुछ किए किसी को प्रकाश दे देता है, या फूल बिना कुछ किए लोगों को सुगंध दे देता है जो उनके पास जाता है, वैसे ही एक बार आप लव एंड अबाउ उस स्केल तक पहुंच जाते हो तो आपके वाइब्रेशंस ऐसे ही दुनिया में फैल जाते हैं, और आपका भी भला होता है और उनका भी भला होता है। तो यह सोच समझकर आपने जन्म लिया है। तो अभी जो उद्देश्य लेकर हम अभी आए हैं वह अभी पूरा करना है। अभी तक नहीं पता चला हमारे जीवन का रहस्य, अभी पता चल रहा है, आगे और पता चलेगा। तो हमें अभी हमारे उस आयाम को विकसित करना है जिससे हमारा हृदय खुल जाए, प्रेम की तरंगे बहने लगे हमारे जीवन में भी। इस प्रकार से हमने कार्य करना है, ध्यान करना है।
तो इसलिए आज हम बहुत ही सिंपल बेसिक मेडिटेशन करने वाले हैं, और वह मेडिटेशन है धरती माता से जुड़ जाना। बहुत बार जुड़े हैं, आपकी हर एक मेडिटेशन वही से शुरू होती है, लेकिन आज आप रियली बच्चे बनेंगे। बच्चा जैसा सोता है ना, जैसे पेट के बल पर सोता है, जब कभी पेट के बल पर सोता है, माँ के दिल के साथ लगकर सोता है, तब माँ के हृदय की धड़कनें उसको पता होती है, समझ में आती है। उस धड़कनों के साथ वह सो जाता है। इसलिए बच्चा कितना भी रोता रहे, माँ जब छाती से उनको लगाती है तो वह चुप हो जाता है। तो आप अभी माँ के साथ, तो वैसा आपके साथ माँ किसी के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी, लेकिन धरती माँ अभी भी सबके लिए माँ है, और वह अवेलेबल भी है। आप उनसे कनेक्ट हो सकते हो, तो आज और हम ज्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। शुरू में हम बैठे रहेंगे, धरती माता के साथ एक हो जाएंगे, और फिर बाद में पेट के बल पर लेटेंगे, पेट के बल पर लेटेंगे। तो आज के मेडिटेशन में सेकंड पार्ट ये रहेगा कि पेट के बल पर लेट जाना है। तो आप तैयारी अभी से कर लीजिए कि कहाँ जाकर लेटना है आपको। बेडरूम में भी जाकर लेट सकते हैं, बैठना तो अभी भी जाकर बेडरूम में जाकर बैठ जाए, या जहां भी हो लेटने की सुविधा हो। आज शुरू में थोड़ा बैठना है, बाद में लेटना है। ओके, तो ठीक है, फ्रेश हो जाए और बैठने की तैयारी करें।